हाँ तो बच्चों, कल जो हमने अपनी बात छोड़ी थी जिस जगह से, हम वहीं से वापस कंटिन्यू करते हैं कि राजनीतिक दल सबसे महत्वपूर्ण काम क्या करते हैं, लोकमत निर्माण का या पब्लिक ओपिनियन बनाने का, है ना। मैंने आपसे कहा था कि किस तरह जब भी कोई मुद्दा देश के सामने आता है तो उसके बारे में, उसके जो विभिन्न पहलू हैं उसके बारे में वे हमको सूचना उपलब्ध करवाते हैं और अकॉर्डिंगली बहुत सारी जानकारियाँ हमको उपलब्ध करवाते हैं। अन्यथा शायद हम उन सारी समस्याओं के बारे में, उन मुद्दों के बारे में उतनी गहराई में नहीं जान पाएंगे, है ना। उसमें सब तरह की बातें हो सकती हैं। हो सकता है कि कोई पॉलिसी सरकार सामने ला रही हो, उसके जो अच्छे पक्ष हैं या उसके जो बुरे पक्ष हैं उनके बारे में वे हमें बताएं, या कोई नई पॉलिसी वो चाहते हों, क्योंकि उनका भी उस पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस में, उस जो डिसीजन मेकिंग, जो निर्णय निर्माण की प्रक्रिया है, उसमें उनका भी वही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो हो सकता है कि सरकार से कोई ऐसा मुद्दा हो जिस पे सरकार की नज़र ना पड़ रही हो, तो राजनीतिक दल उसके बारे में हमें बताते हैं, वो हमारे सामने लाते हैं, जनता के सामने लाते हैं, और फिर एक लोकमत का निर्माण होता है और कहीं ना कहीं एक प्रकार का दबाव सरकार पर आता है कि वो किसी पर्टिकुलर केस के बारे में, किसी मुद्दे विशेष के बारे में कुछ करे, कोई नया कानून लाए, है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका तो हमें राजनीतिक दलों की ये समझ में आ गई। मैं चाहती ये हूँ कि राजनीतिक दल को हम परिभाषित करने, तरीका तो ये होता है कि हम सबसे पहले उसकी परिभाषा पढ़ते, लेकिन हम पहले उनके कार्यों को समझ लें तो उसके आधार पर राजनीतिक दल की परिभाषा बनाना हम लोगों के लिए आसान होगा। बहुत से प्रसिद्ध विचारकों ने अलग अलग तरीके से राजनीतिक दलों को परिभाषित करने की कोशिश करी है। सबके अलग अलग व्यूज़ हैं, किसी के लिए राजनीतिक दल का कोई हिस्सा महत्वपूर्ण है, किसी का कुछ है, कोई एक परिभाषा नहीं है, और इसीलिए बहुत मुश्किल है वाकई में एक राजनीतिक दल कैसा होना चाहिए, कोई एक निश्चित परिभाषा नहीं है। इसीलिए हम पहले ये डिस्कस करेंगे कि राजनीतिक दल या पॉलिटिकल पार्टीज काम क्या करते हैं। मैंने आपसे कहा था सबसे महत्वपूर्ण कारक पॉलिटिकल पार्टीज़ के डेवलपमेंट का, राजनीतिक दलों के विकास का क्या रहा है कि जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है उसका जैसे जैसे विकास हुआ, तो राजनीतिक दल भी विकसित होते चले गए। ऑब्वियसली इसके अलावा जो सबसे पहला काम राजनीतिक दल फिर करते हैं वो है कि वो कोशिश करते हैं कि वो उस पूरे इलेक्शन प्रोसेस में, जो कि जनता अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए करती है, और सत्ता प्राप्त करने की कोशिश करें। स्वाभाविक रूप से आप सब जानते हैं हर पॉलिटिकल पार्टी लगातार इस कोशिश में रहती है कि जब भी जनरल इलेक्शंस हों तो वो उस सत्ता को प्राप्त कर पाए और सरकार बना पाए। कहीं ना कहीं जो प्राइमरी मोटिव अगर हम माने, चाहे वो लोकमत निर्माण करने का हो, अपने लिए सपोर्ट गार्नर करने का हो, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। मैंने आपसे कहा था ना, पॉलिटिक्स इज़ अ स्ट्रगल फॉर पावर, कि हम कैसे सत्ता पर काबिज हों, है ना। तो इसके अलावा जो बहुत ऑब्वियस सा पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम जो हमको समझ में आता है वो है सत्ता प्राप्त करना, और उसके लिए जो इलेक्शन प्रोसेस है, जो चुनाव की प्रक्रिया है, उसमें भाग लेना, है ना। तो हम दूसरा जो महत्वपूर्ण काम राजनीतिक दलों का मान सकते हैं वो है सत्ता प्राप्त करना, या आप जो दूसरी बात कह सकते हैं कि इलेक्शन प्रोसेस या चुनाव प्रक्रिया में भाग लेना। अब देखिए, चुनाव प्रक्रिया में जब राजनीतिक दल भाग लेते हैं तो कई बार आपने सुना होगा कि इलेक्शन कमीशन के पास जाके वो शिकायत करते हैं कि कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कि वो लोग
जो पूरा कोड ऑफ कंडक्ट है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वो चुनाव प्रक्रिया में जनता को प्रभावित करने की कोशिश तो करते ही हैं कि भाई अगर हमारी दल को आप सत्ता में लाएंगे तो हम आपको ये चीज़ें उपलब्ध कराएंगे या ये सुविधाएं देंगे या इस तरह देश की बेहतरी का काम करेंगे। आप लोगों ने सुना होगा हर पार्टी अपना अपना एक इलेक्शन मैनिफेस्टो लाती है और कई बार जब सत्ता में वो आ जाते हैं तो जनता बार बार उनसे ये कहती है कि आपने अपने मैनिफेस्टो में ये बात कही थी, अपने घोषणा पत्र में ये बात कही थी और आप अभी तक आपने उस वादे को पूरा नहीं किया है ना। तो न सिर्फ स्वयं कुछ वादे करते हैं पर लगातार जो इलेक्शन प्रोसेस है उसमें वो दूसरी पार्टीज़ पर भी नज़र रखते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो गेम है, जो खेल है, वो तो सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने का है। उसके लिए आप अपना जो अच्छा पक्ष है वो तो दिखाएं, है ना। दिस इज़ प्योर पॉलिटिक्स जिसको हम कहें, लेकिन साथ ही साथ जो दूसरे की कमज़ोरियां हैं उनको भी शामिल करें, है ना। तो चुनाव प्रक्रिया जो है उसमें राजनीतिक दलों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और शायद आज की तारीख में हम इमेजिन नहीं कर सकते, हम इस बात की कल्पना नहीं कर सकते कि राजनीतिक दल यदि नहीं होंगे तो वो चुनाव प्रक्रिया किस तरह होगी। शायद कहीं ना कहीं वो मज़ा भी ख़त्म हो जाएगा। तो चुनाव के दौरान भी राजनीतिक दल इतने महत्वपूर्ण काम करते हैं कि जनता को यह निर्णय लेने में आसानी रहती है कि वो किस पार्टी को चूज़ करे, किसको इलेक्ट करे कि वो सरकार बना पाएँ। ठीक है, चलिए इलेक्शन का काम हो गया, सरकार बन गई। फिलहाल हमारा कंसर्न ये नहीं है कि किस पार्टी की सरकार बनी, कोई एक दल सरकार बना लेता है। अब जो दल सरकार बना लेता है उसको तो आप ये मानते ही हो, लेकिन सरकार में भी उसके पूरे लोग तो शामिल नहीं होते। कुछ ही लोग जो हैं जो मिनिस्टर बनते हैं, जो वाकई में सरकार चलाते हैं, और जो बाकी लोग हैं वो अपने तरीके से उस सरकार को चलाने में मदद करते हैं, सरकार के संदर्भ में एक पब्लिक सपोर्ट भी गैदर करते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि अगला जो इम्पॉर्टेंट काम है उस राजनीतिक दल का, यदि उसके दल ने सत्ता प्राप्त कर ली है तो सरकार को सुचारू रूप से चलाए जाने में मदद करें, सरकार को सुचारू ढंग से चलाएं। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। कई बार सरकार का काम, जो गवर्नमेंट का प्रोसेस है, बड़ा टेक्निकल प्रोसेस है और कई बार सामान्य जन के लिए ये समझ पाना मुश्किल होता है कि यदि कोई निर्णय लिया गया है तो उसके पीछे वाकई उद्देश्य क्या है या उसका जो लार्जर मोटिव हम कहते हैं वो क्या है। ऐसे में जो सत्ताधारी दल के अन्य सदस्य हैं जो सरकार में हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, वे जनता तक उसकी जो न्यूएंसेस हैं उसको स्पष्ट तौर पे, उसके पीछे जो बिल्कुल मुख्य उद्देश्य हैं उनको समझाने का कहीं ना कहीं काम करते हैं और सरकार सुचारू ढंग से काम करे, उसमें भी उस दल की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। लेकिन उन पार्टीज़ का क्या जो सरकार बनाने में सफल नहीं हो पाते। आप लोगों ने सुना होगा, बार बार इन दिनों में ये बात कही जाती है, ख़ास तौर पे जैसे जैसे लोकतंत्र विकसित हो चुका है, कि एक सशक्त विपक्ष जो है वो लोकतंत्र का बहुत बड़ा सपोर्ट है ना। एक जिसको हम कहते हैं बहुत पावरफुल ऑपोजिशन होना चाहिए। तो जो दल सत्ता में नहीं आ पाता वो क्या काम करता है, ऑपोजिशन का। और ये कहा जाता है कि देश के हित को ध्यान रखने में, उसका सुचारू ढंग से चलने में यदि सरकार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है तो उतनी ही भूमिका विपक्ष की भी है। सरकार कहीं पर भी अधिनायकवादी ना हो जाए, अपनी मनमर्जी से व्यवस्थाओं को न चलाने लगे, विधि के अनुसार शासन को चलाए। इस सब काम में एक जागरूक और एक सशक्त ऑपोजिशन, विरोधी जो है, विपक्ष जो है, उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और आपने सुना होगा जिस तरह के हमारे डिबेट्स लोकसभा राज्यसभा में होती हैं, कई बार जो विधेयक सरकार लाती है उसके जो विभिन्न पहलू हैं, तो बहुत बढ़िया बढ़िया स्पीचेस
जो हैं वो हमारे विपक्षी दलों के नेताओं की तरफ से आती हैं। सरकार की तरफ से तो आती ही है, लेकिन विपक्षी दलों की तरफ से भी आती है। तो अगली चीज़ जो हम महत्वपूर्ण काम मान सकते हैं राजनीतिक दलों का, वो क्या है? एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाना या उसके रूप में काम करना। सशक्त विपक्ष। अब देखिए, और सिर्फ यही नहीं है, थोड़ा बहुत अभी आप जब थोड़ा सा आगे आएंगे, अगले साल जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ेंगे, तब आप पढ़ेंगे कि किस तरह से बहुत सारी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज़ होती हैं, है ना, जिसमें कि पार्लियामेंट में, संसद में समितियां बना दी जाती हैं। कोई बहुत तकनीकी विषय यदि होता हो तो उसमें ऐसा नहीं है कि केवल जो सरकारी दल है, जो दल सरकार चला रहा है, केवल उन्हीं के सदस्य हों। कई बार बहुत महत्वपूर्ण कमेटीज़ में सरकार ये कोशिश करती है कि वह अन्य दलों के भी जो लायक लोग हैं या उस विषय के जो ज्ञाता हैं, उनको उस समिति में शामिल करें। तो जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ होती हैं, उसमें उस पूरे सरकारी प्रक्रिया को चलाने में भी दलों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और यही नहीं, कई बार ये भी देखा जाता है कि कोई फॉरेन डेलीगेशन जाना है, बाहर यदि जाना है, जहाँ देश के प्रतिनिधित्व की बात होती है, तो जब सरकारी दल में से लोग जाते हैं, जो दल सरकार में हैं, तो कई बार वो लोग जो विपक्ष के बहुत लायक नेता हैं, जो बढ़िया बोलते हैं या अपनी बात को बहुत सटीक ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से रख सकते हैं, उनको भी उन दलों का सदस्य बनाया जाता है। तो कुल मिला के जो शासन चलाने का काम है, उसके संदर्भ में चाहे वे पॉलिटिकल पार्टीज़ पावर में हो, सत्ता में हो, चाहे वो ना हो, वो उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहती है। और हम प्रतिनिधि जनतंत्र में, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में, हमारे लिए ये कल्पना करना बहुत मुश्किल है कि आज की तारीख में पॉलिटिकल पार्टीज़ यदि नहीं होंगी तो ये सारा काम इतनी इफ़ेक्टिवली कैसे हो पाएगा, है ना। तो ये तो हमने कुछ महत्वपूर्ण पक्ष देखे, जो कि मैं मानती हूँ जनरली सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को अप्लाई होते हैं। अभी जब मैं परिभाषाओं पर आऊँगी, तब आप एक बात और समझोगे। आमतौर पर ये देखा जाता है कि ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज़ कोई ना कोई एक आइडियोलॉजिकल लाइन को फॉलो करती हैं, उनकी एक विचारधारा विशेष होती है और उसके संदर्भ में वो अपने विचार रखते हैं। और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण भी है कई बार कि उस तरह का बैकग्राउंड उन पॉलिटिकल पार्टीज़ का होता है। मान लीजिए हम कांग्रेस जो हमारी है आज की तारीख में, उसका उदाहरण ले लें। कांग्रेस कब बनी थी? 1885 में, हम सब जानते हैं, है ना। और जब भारत स्वतंत्रता संग्राम भारत का चल रहा था ब्रिटेन के खिलाफ, तब बाकायदा ब्रिटेन के सहयोग से कांग्रेस का निर्माण हुआ था। और महत्वपूर्ण ये था कि उस समय कांग्रेस को एक तरह से, कांग्रेस की एक भूमिका रही स्वतंत्रता आंदोलन में। तो स्वतंत्रता के पश्चात भी कांग्रेस अस्तित्व में है, तो कहीं ना कहीं एक उस तरह की लाइन ऑफ थॉट उसके साथ जुड़ा रहा है। कई बार आप देखते हैं कि कुछ नई पॉलिटिकल पार्टीज़ बनी हैं, वो कई बार किसी मुद्दे विशेष को लेकर अस्तित्व में आती हैं। मैं अगर इसको बहुत स्पष्ट तौर पे कहूँ कि शायद शुरुआती समय में उन राजनीतिक दलों के पास कोई एक बड़ा, जिसे हम कहते हैं, कार्यक्रम नहीं होता, और कोई एक उस वक्त कोई इंसिडेंट स्पेशल ऐसा हो जाता है। हाल ही के वर्षों में आपने देखा है कि किस तरह आप पार्टी बनी, है ना। और आप पार्टी, अगर आप सबको ध्यान हो तो उस वक्त जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो क्या था? लोकपाल बनने का, है ना। तो लोकपाल बनने के मुद्दे को लेकर सबसे पहले आप पार्टी के नाम पर लोग बने, इकट्ठा हुए और फिर उन्होंने एक दल बनाया। या हम बहुत सारी रीजनल पार्टीज़ को देखें, दक्षिण की कुछ पार्टीज़ हैं, या महाराष्ट्र में शिवसेना है, कहीं ना कहीं वो मराठी आइडेंटिटी को लेकर उन्होंने अपना काम शुरू किया। तो ये जो सारे राजनीतिक दल हैं, मैं इस बात का संदर्भ यहाँ इसलिए दे रही हूँ कि जब हम राजनीतिक दलों का काम की बात करते हैं तो ये तो एक जनरल है जो शायद आम तौर पर सभी राष्ट्रीय पार्टियों पर जो चीज़ें लागू होती हैं, लेकिन बहुत सारे दल ऐसे भी हैं जो किसी स्पेसिफिक मोटिव को, कोई उद्देश्य विशेष को लेकर अस्तित्व में आए और वो लगातार
उनके संदर्भ में भी अपना संघर्ष जारी रखते हैं। या जैसे हम बहुजन समाज पार्टी की बात कर लें उत्तर प्रदेश की, तो कहीं ना कहीं वो दलितों के हितों के लिए और जो समाज के पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए काम करती रही है ना। तो कहने का अर्थ ये है कि ये तो जो जनरल फंक्शंस पॉलिटिकल पार्टीज़ के वो हैं, लेकिन इसके अलावा भी वो राजनीतिक दल अपने संदर्भ में अपनी आइडियोलॉजी के अनुरूप कई बार बहुत विशेष काम करते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि वो एक पार्टी से बिल्कुल दूसरी पार्टी से मेल खाते हों, हो सकता है भी वो बहुत डिफरेंट भी हों। थोड़ा बहुत अब हमने राजनीतिक दलों के कार्यों पर डिस्कशन किया। अब मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ परिभाषाएं, जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं राजनीतिक दलों के संबंध में हैं, उनको हम आज 2-3 परिभाषाओं को ही देखेंगे एक बार। उनके बेसिस पर हम ये डिराइव आउट करने की कोशिश करेंगे कि यदि हम कहा जाए हमें कि एक राजनीतिक दल क्या है, उसको आप कैसे परिभाषित करेंगे, तो कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ यदि राजनीतिक दलों की हम ला पाएँ सामने या डिस्कस कर पाएँ। सबसे पहले एडमंड बर्क हुए हैं, गेटिल हैं, गिलक्राइस्ट हैं, ये कुछ महत्वपूर्ण विद्वान हैं जिन्होंने राजनीतिक दलों को परिभाषित करने की कोशिश की है। मैं बर्क से शुरुआत करती हूँ। बर्क के अनुसार राजनीतिक दल ऐसे लोगों का एक समूह है जो किसी ऐसे सिद्धांत के आधार पर एकमत हों, अपने सामूहिक प्रयत्नों द्वारा जनता के हित में काम करने के लिए एकता में बंधे हों। देखिए, अब ये जो परिभाषा है इसमें कुछ चीज़ें विशेष तौर पर ध्यान देने लायक हैं। सबसे पहले तो ये कि लोगों का एक समूह है, एक व्यक्ति तो एक दल नहीं बना सकता, बड़ी ऑब्वियस सी बात है। दूसरी बात है कि किसी ऐसे सिद्धांत पर वो इकट्ठा हुए हैं जिसके बारे में वो एक मत रखते हों। यदि 10 लोग एक जगह हैं और 10 लोग एक विषय के बारे में डिफरेंट सोचते हैं, तो वो कभी भी, मतलब जैसा कि हम जानते हैं ह्यूमन नेचर के बारे में, वो कभी भी बहुत इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, है ना। तो दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट समझ में आ रही है वो है कि किसी ऐसे सिद्धांत पर जिस पर कि वो एक मत हों, उनका किसी सिद्धांत विशेष के संदर्भ में एक मत होना ज़रूरी है। और फिर अपने सामूहिक प्रयत्नों द्वारा किसके लिए काम करेंगे? जनता के हित में काम करने के लिए बंधे हैं। तो देखिए, फिर है जो इम्पोर्टेंट चीज़, सामूहिक प्रयत्न, यानी कि कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हमारे सामने आती हैं। एक राजनीतिक दल बर्क के अनुसार लोगों का एक समूह है ना। फिर वो किसी एक सिद्धांत पर एकमत है, और अगली जो बात हमने कही कि वे सामूहिक प्रयत्न, यानी मिलजुल कर उस काम के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। किस काम के लिए? जनता के हित में। यहाँ पर सिद्धांत पर एकमत होना और सामूहिक प्रयत्न, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। जब एक दल के नाम पे लोग इकट्ठा होते हैं, बाकायदा एक सिद्धांत पर एकमत रखते हैं, तो वो जो भी काम करते हैं वो ऐसा नहीं होता कि उसके बारे में कोई एक व्यक्ति कोई भी डिसीजन ले ले और वो अपनी मर्ज़ी से उस काम को चलाए जाए। दल का जो भी काम होगा उसके बारे में समूह में सामूहिक रूप से एक निर्णय लिया जाएगा, और उस निर्णय के आधार पर फिर वो अपने आगे का काम करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा आमतौर पर पॉलिटिकल पार्टीज़ के स्पोक्स पर्सन्स होते हैं, और ये कहा जाता है कि स्पोक्स पर्सन जो है वो हमारी पार्टी के जो भी विषय विशेष के संदर्भ में व्यूज़ हैं या जो स्ट्रेटजी है या हम आगे क्या काम करेंगे वो सामने रखेगा। मतलब कहने का अर्थ ये है कि कोई एक इंडिविजुअल जो है, एक व्यक्ति विशेष आइसोलेशन में कोई डिसीजन नहीं लेता। और आम तौर पर जो, इसीलिए कभी कभी पार्टी की जो लाइन है विशेष संबंध में, ऐसा नहीं होता कि कोई भी सदस्य आके बोल देता है। बाकायदा स्पोक्स पर्सन होते हैं जो कि एक सामूहिक निर्णय के बारे में जनता को इन्फॉर्म करते हैं, है ना। और फिर
वो फिर आगे कोशिश करते हैं। ये परिभाषा हमने बर्क की थी, एडमंड बर्क। इनसे हमको ये 2-3 जो गुण हैं किसी राजनीतिक दल के वो निकल कर आते हैं। मेरी कोशिश ये है कि हम इन 4-5 परिभाषाओं को पढ़ें और उसके बेसिस पे फिर हम राजनीतिक दलों की जो कुछ विशेषताएं हैं उनको हम गिनाने की कोशिश करेंगे। अगली परिभाषा जो मैं ले रही हूँ वो है गेटल की। गेटल कहते हैं राजनीतिक दल न्यूनाधिक संगठन उन नागरिकों का समूह है जो राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं और जिनका उद्देश्य अपने मतदान बल के प्रयोग द्वारा सरकार पर नियंत्रण करना और अपनी सामान्य नियुक्तियों को क्रियान्वित करना होता है। अब आप देखिए कुछ दूसरे पक्ष इसमें उभर कर सामने आते हैं। सामूहिक है, नागरिकों का समूह है, ये तो वही बात है। दूसरी बात है कि वो एक राजनीतिक इकाई के रूप में काम करते हैं, है ना। हमने कहा था ना, यहाँ पर सिद्धांत की बात नहीं है, लेकिन जो बात मैंने कही थी कि सामूहिक रूप से निर्णय, तो एक सामूहिक कलेक्टिव एक यूनिट के तौर पर काम वो करेंगे। और उनका जो गेटल कह रहे हैं जनता के हित की बात तो एक तरफ है, गेटल का समझाने का अर्थ यह है कि उनका अल्टीमेटली उद्देश्य क्या है, सरकार पर जनता के हित की बात भी वो किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार पर उनको नियंत्रण करना है और उन्होंने जो नीतियां तय करी हैं, उन्होंने जो प्रायोरिटीज़ तय करी हैं अपनी विचारधारा के अनुसार, उनको वो कहीं ना कहीं अस्तित्व में लाना चाहते हैं या उनकी क्रियान्विति चाहते हैं। इसके बाद अगली परिभाषा में जो ले रही हूँ वो है मैकाइवर की। मैकाइवर कहते हैं कि राजनीतिक दल एक ऐसा समुदाय है जो किसी ऐसे सिद्धांत अथवा ऐसी नीति के लिए समर्थन के लिए संगठित हुआ है जिसे वह वैधानिक साधनों से सरकार का आधार बनाना चाहता हो। अब देखिए ये कितनी इम्पोर्टेंट बात समझ में आती है, वैधानिक तरीके से। इसका मतलब हमने एक और बात जो अभी सीखी, सरकार पर नियंत्रण की, और अगली जो इम्पॉर्टेंट बात है वो है किस चीज़ का प्रयोग, वैधानिक तरीकों का प्रयोग, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। आम तौर पर कुछ एक्सेप्शंस आप ऐसे मान सकते हैं कि कुछ दल ऐसे हैं जो अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी क्लेम करते हैं और जिन पर ये आरोप लगते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स का प्रयोग नहीं कर रहे। पर आम तौर पर जो जनरल है, जब हम एक सिस्टमैटिक लोकतंत्र में, एक डेमोक्रेसी में, एक वर्किंग डेमोक्रेसी में काम करते हैं, जिसे कहते हैं ना जो वाकई में काम कर रहा है लोकतंत्र, तो वे कोशिश करते हैं कि वे कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के, मतलब यदि उन्हें विरोध भी करना है तो किसी प्रकार की अराजकता ना करें। जो संविधान में सुविधाएं दी गई हैं रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत, उनका प्रयोग करते हुए वे चाहे सरकार का भी विरोध करें या सरकार को प्रभावित करने की कोशिश करें तो उनका प्रयोग करें। तो अब देखिए इस सब से एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो निकल कर आ रही है वो है कि राजनीतिक दल वो है, ये सब काम करने के लिए आपको संगठन चाहिए, है ना, एक मजबूत संगठन, है ना। तो राजनीतिक दल को ऐसे नहीं है कि 10 लोग इकट्ठा हो गए और एक दल बन गया। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है उसका, बल्कि इसको हम चाहें तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसको मान सकते हैं, एक ऐसा समूह है जो कि ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। बाकायदा उसमें पदाधिकारी होंगे, उन पदाधिकारियों के अपने पद पर रहने के लिए एक तरीका होगा, वोटिंग के द्वारा चुने जाते होंगे या नॉमिनेशन। बाकायदा पार्टियों का एक संविधान होता है जिसके अंतर्गत वो काम करते हैं। ऐसे नहीं है कि वो एक लूज सा ग्रुप है कि कहीं पर भी इकट्ठे हुए और काम चल गया। बाकायदा उनके अधिवेशन होते हैं समय समय पे। पदाधिकारियों को अधिकार होता है कि वे बाकी जो दल के सदस्य हैं उनको अपनी स्ट्रैटेजी से बता पाएँ, उनको सूचित करें और अकॉर्डिंगली काम करें, है ना।
तो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन आम तौर पर एक देखा जाता है कि उसका बाकायदा कोई अध्यक्ष होगा कि उपाध्यक्ष होगा, यदि बड़ा दल है तो उसके प्रांतीय अध्यक्ष होंगे, है ना। तो वो एक केवल लूज ग्रुप नहीं है, बाकायदा एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है जो कि पूरी जो शासन की प्रक्रिया है, जो लोकतंत्र की प्रक्रिया है, उसमें भाग ले रहा है। इसके अलावा एपनस्टीन की परिभाषा बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने चूँकि समय की सीमा है इसलिए आपको 3-4 परिभाषाएं ही बताई हैं। आप चाहें तो और महत्वपूर्ण परिभाषाएं और महत्वपूर्ण विद्वानों की इसमें जोड़ सकते हैं, पर कमोबेश कुल मिला के पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो एक कैरेक्टर सामने आता है वो यही है। इसके साथ अपना टॉपिक पूरा होता है। मैं अगले लेक्चर में दूसरे टॉपिक पर आने से पहले आपको इसके संदर्भ में आप एक बार पढ़िए, फिर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि इस पर सवाल किस तरह से पूछे जा सकते हैं, किस तरह से वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे या किस तरह से डिस्क्रिप्टिव सवाल भी पूछे जा सकते हैं। बहुत ऑब्वियस सा सवाल है कि आपसे पूछा जा सकता है कि राजनीतिक दल किसको कहते हैं, या राजनीतिक दल की मुख्य विशेषताओं को बताइए या उसे परिभाषित करिए। हम अगली क्लास में अगले टॉपिक पर आने से पहले कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखूँगी, जिससे कि आपको अपने परीक्षा में इस टॉपिक को अटेम्प्ट करने में कन्वीनियंस हो। थैंक यू वेरी मच। और मैंने तो आपको एक गाइडलाइन दी है, आपको इसको और डिटेल पढ़ना है और इसको डिटेल्स पढ़नी है। थैंक यू।